हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कक्षा 12 में मैथ में हमने आव्यूह के विषय में जो है पढ़ रहे थे। तो उसमें आपको बताया गया था कि आव्यूह क्या है, उसकी परिभाषा आपको बताई गई थी। उसके बाद आव्यूहों के प्रकार क्या है, उसके विषय में आपको बताया गया था। तो इसके पहले के वीडियो में आव्यूहों के प्रकार में हमने 5 प्रकार के आव्यूह आपको बताए थे। पहला जो आव्यूह हमने बताया था वो हमारा क्या था, स्तंभ आव्यूह, जिसकी डिफिनीशन हमने आपको बताई थी कि एक ऐसा आव्यूह दिया जाए जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। दूसरा जो हमारा था उसमें हमने आपको बताया था पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, तो उसमें सीधे हमने बताया था कि कोई एक ऐसा आव्यूह ले लेते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तीसरा हमने जो बताया था आपको वो हमने वर्ग आव्यूह बताया था। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो हमने उसमें एग्जांपल भी आपको दिया था कि कोई भी एक आव्यूह ले लेते हैं जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसके बाद हमने चौथा जो आव्यूह बताया था हमने आपको, वो बताया था हमने विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो उसमें हमने कहा था कि विकर्ण को छोड़ के और शेष अवयव हमारे क्या हो जाए, शून्य। विकर्ण को छोड़ के शेष अवयव हमारे क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अगला आव्यूह जो हमने बताया था आपको वो था हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, तो उसमें हमने बताया था ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसका विकर्ण के अवयव जो है या तत्व जो है वो समान हो, शेष अन्य सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। और आज हम जो बताने आपको जा रहे हैं इसमें आज हम सब अध्ययन करेंगे कि तत्समक आव्यूह क्या है। तो इसमें अध्ययन किया जाएगा कि तत्समक आव्यूह क्या है। तो तत्समक आव्यूह के विषय में अगर हम जानते हैं तो ऐसे भी हम जानते थे कि तत्समक अवयव क्या है। छोटी क्लास में बताया गया था कि तत्समक अवयव एक ऐसी संख्या होती है जिसका हम किसी भी संख्या में गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, तो हमें पता है ऐसी संख्या 1 होती है, क्योंकि एक ही एक ऐसी संख्या होती है जिसका गुणा हम किसी भी संख्या से करें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए एक को जो हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, तत्समक आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब किसे कहते हैं, ये भी सिंपल है कि एक वर्ग आव्यूह हम लेते हैं और वर्ग आव्यूह का यदि जो हमारा मुख्य विकर्ण हो, वर्ग आव्यूह का जो हमारा क्या मुख्य विकर्ण हो, अगर वो 1 हो, क्या वो 1 हो और अन्य सभी अवयव क्या हो उसके 0 हो, तो हम सीधे कह सकते हैं कि वो हमारा कैसा आव्यूह होगा, वो हमारा जो होगा वो तत्समक आव्यूह होगा। अब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह हम ले रहे हैं ऐसे, इसको हम किसे परिभाषित कर रहे हैं, ए से। तो ए हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं 2 × 2। तो अगर 2 × 2 का ले रहे हैं आप तो इसको छोटा सा बना सकते हैं, 2 × 2 1 0 0 1, 2 × 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो तत्समक आव्यूह है, जिसको आइडेंटिटी क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहा जा रहा है इसको, सिंपल सी चीज है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। कई बार इसको बताया गया है आप सबको। तो एक वर्ग आव्यूह ऐसा लेते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण हमारा क्या हो, 1 हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह कहेंगे। अब चाहे 2 × 2 आर्डर में उसको दिखा सकते हैं हम, चाहे 3 × 3 आर्डर में लिख सकते हैं, चाहे 4 × 4 आर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हम तत्समक आव्यूह को लिखेंगे या परिभाषित करेंगे तो एक चीज दिमाग में रखेंगे कि वर्ग आव्यूह ही लेंगे हम, ऐसा कोई भी आव्यूह नहीं लेंगे जिससे पंक्ति स्तंभ की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। तो इसमें अगर अगला हम ले सकते हैं, इसे भी हमारा एक आव्यूह हम ले रहे हैं और इसमें अगर हम दर्शाते हैं तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3। तो ये भी हमारा क्या है, 3 × 3 आर्डर का भी हमारा क्या है, एक वर्ग आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण हमारा क्या है, तो मुख्य विकर्ण हमारा 1 है और शेष अवयव हमारे क्या है, 0 है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं, ठीक। और उसी तत्समक आव्यूह को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगले आव्यूह की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रकार हमारा है वो हो जाता है हमारा शून्य आव्यूह। क्या हो जाता है वो, शून्य
आव्यूह, जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। और शून्य आव्यूह को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ये भी बड़ी सिंपल ही परिभाषा है। अगर हमको बताना हो कि जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह होता क्या है, तो हम सीधे कह देंगे कि एक ऐसा आव्यूह ले लिया जाए जिस आव्यूह के सभी अवयव हमारे क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसा आव्यूह भी ले सकते हैं जिसमें वर्ग आव्यूह हो, या जिसको हम वर्ग आव्यूह कहें, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो, या ऐसा आव्यूह भी ले सकते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर ना हो। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको समझना चाहें तो यहाँ पे एक आव्यूह ए ले लेते हैं, 0 0 0 0 ये। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 2x2 ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह है जिसके सभी अवयव क्या है, जीरो है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो आव्यूह, शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। दूसरी अगर बात हम करें तो दूसरा आव्यूह जैसे हम बी ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0। इसका अगर हम ऑर्डर देखें या इसके अगर हम कोट देखें तो ये ऑर्डर इसका क्या होगा, 2x3। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्याएं जो है वो आपस में बराबर नहीं है, और इसको हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहेंगे। तो शून्य आव्यूह के लिए जरूरी नहीं है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर ही हो, बराबर भी हो सकती है और नहीं भी बराबर हो सकती है। हमको बस ध्यान ये देना है कि आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हमारे लिखे गए हों वो सभी के सभी अवयव हमारे क्या हों, शून्य हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहेंगे। तो आव्यूहों के प्रकार में यही 7 जो है मुख्य प्रकार होते हैं जिसके विषय में हमको हमेशा जानकारी रखनी है, और इसी आधार पे हम आगे के जो भी सवाल होंगे उसको हम बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, तो आगे हम देखते हैं कि आव्यूहों की समानता के विषय में और हम सब अध्ययन करेंगे, जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें होता क्या है कि आव्यूहों की समानता कैसे की जाती है, तो इसकी पहले डिफिनीशन हम समझेंगे। डिफिनीशन क्या होती है कि जैसे मान लेते हैं कि दो आव्यूह हमको दिए गए हों। पहला आव्यूह हमारा ए है जिसको हम AIJ से दर्शा रहे हैं, और AIJ जो होता है वो आव्यूह ए के सभी अवयवों को दर्शाता है। दूसरा जो आव्यूह हमारा है वो बी है जिसको हम BIJ से दर्शा रहे हैं। BIJ आव्यूह बी के सभी अवयवों को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा, जैसे अगर हम समझना चाहें तो I बराबर 1 रख दे और J बराबर 1 रख दे, तो जो हमारा इसका पहला अवयव होगा वो B11 होगा। और अगर I बराबर हम यहाँ पे 1 रख दें, J बराबर हम 2 रख दें, तो B12 ये दूसरा अवयव होगा। वैसे ही जितने भी अवयव चाहे, जिस राशि के हम चाहें उसको हम इन्हीं की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें बताया गया कि जो है दो आव्यूह, पहला A जिसको हम AIJ के बराबर दर्शा रहे हैं, तथा B BIJ के बराबर दर्शा रहे हैं। ये दोनों आव्यूह समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, जब दो कंडीशन इसमें होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि समान कोटि हो। पहली कंडीशन क्या है, समान कोटि है। समान कोटि का मतलब होता है कि दोनों आव्यूहों के ऑर्डर आपस में क्या हो, समान हो। जैसे पहले आव्यूह का यदि ऑर्डर 2x3 है तो दूसरे आव्यूह का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 2x3 होना चाहिए। ठीक, अगर पहले का ऑर्डर हमारा 2x2 है तो दूसरे आव्यूह का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2x2 होना चाहिए। तो जो पहली कंडीशन होती है आव्यूहों की समानता की, वो होती क्या है कि इनकी कोटि आपस में क्या हो, समान हो। दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि संगत अवयव समान, संगत अवयव समान। ठीक, तो अगर दो आव्यूह आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित ही क्या क्या हो सकता है, पहले तो उनकी कोटियां समान होंगी, और दूसरी चीज उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो अगला भी हमारा क्या होगा, 2 3 4 5। इसका भी ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो हम देख रहे हैं कि इनके संगत अवयव आपस में क्या है, समान है। 3 3 के बराबर है, 4 4 5 5। अब बात आती है कि संगत अवयव है क्या। तो संगत अवयव का मतलब ये होता है कि पहले आव्यूह में यदि हम किसी अवयव को लेते हैं तो उसका जो स्थान है, ठीक दूसरे आव्यूह में उसी स्थान पर जो संख्या है वो आपस में क्या हो, बराबर। जैसे बात अगर हम करते हैं यहाँ पे 2 की, तो ये जो हमारा 2 है ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, पहले आव्यूह में।
और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारा 2 है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का क्या है, अवयव है, जो कि आपस में देखने से ही लग रहे क्या है, समान है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों अवयवों के जो संगत अवयव है वो आपस में क्या है, समान है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल में पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक अवयव हमें दे दिया जाता है 2 3 4 5 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। दूसरा अवयव में क्या दे दिया जाता है, b बराबर x 3 4 y 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो इसमें क्या कहता है कि यदि a और b ये इक्वल हो, a और b क्या हो, इक्वल हो, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये बता रहा है क्वेश्चन कि जो दो अवयव हमारे दिए गए हैं ये समानता प्रदर्शित करते हैं और समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आप x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है समानता प्रदर्शित करेंगे तो उनकी कोटियां आपस में बराबर होंगी, जो कि हम देख रहे हैं क्या है, बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम सीधे दिखा देंगे, संगत अवयव हमारा क्या है, x है, तो यहाँ पे संगत अवयव क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 2। ये हमारा पहला मान आ गया। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा किसका मान निकालना है, y का। किसका मान निकालना है, y का। y हमारा है कहाँ, तो y जो हमारा है वो दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव है। तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का ये अवयव है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो क्या मिला हमको, 5। तो यहाँ पे y का मान क्या आ गया हमारा, ये 5 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो छोटे छोटे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं हमें, बस क्या दिखाना है कि 2 अवयव हमें दिए गए होंगे और उन 2 अवयवों में एक अवयव में संख्याएं रहेंगी, दूसरे अवयव में क्या रहेगा, चर रहेगा, और समानता दर्शाते हुए उन्हीं चरों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम संगत अवयवों को आपस में बराबर दिखा के चरों का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन 2 चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, पहले कि उनकी कोटियां आपस में क्या हो, बराबर है। अगर कोटियां बराबर नहीं है तो हम संगत अवयवों को बराबर दिखा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 2 चीजें हमें दिमाग में रखनी है और इन्हीं की सहायता से हम आगे के प्रश्नों को समझते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो बच्चों समानता पे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें दिया क्या गया है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, और यह अवयवों की समानता से संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। ये पहला प्रश्न आपको दिखाया गया जिसमें पहला अवयव जो हमारा x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई ये इक्वल है, इक्वल मतलब समान है, इसके 6 2 5 और 8 ये 2 अवयव हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो हमें एक्स वाई जेड के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। कैसे निकालना है अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसको, तो हमने बताया था कि यदि 2 अवयव आपस में तभी बराबर हो सकते हैं, कब, जब उनके आर्डर आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम देख रहे हैं इसका आर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका भी आर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। ठीक, तो दोनों के आर्डर आपस में क्या है, बराबर है। तो पहली चीज तो जो है इनके आर्डर आपस में बराबर है, तो इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कंडीशन है तभी दोनों अवयवों को आपस में क्या दिखाया गया है, बराबर दिखाया गया है। ठीक, तो अब इनके संगत अवयव को जब हम बराबर करेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना होगा, 6। उसके बाद 5 प्लस जेड का मान कितना होगा, 5। जब यहां से इसको हल करके z का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 5 बराबर 0। तो z का मान हमारा कितना आ गया, 0। एक मान तो हमने निकाल लिया इसका, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसके बाद जब आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो अगला हमारा है एक्स वाई, क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई का मान है कितना हमारा, 8। ठीक, अब एक्स वाई का मान हमारा कितना है, 8 है। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक्स का मान ले जाके समीकरण 2 में हम रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक्स बराबर 6 माइनस वाई का मान समीकरण इसमें रखने पर 2 में रखने पर
अब अगर हम 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। अब इसको जब हल करेंगे हम तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, और जब इन सारे पदों को उधर लेकर जाएंगे हम तो 0 इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8। अब उसके बाद जब इसको आगे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। जब 8 का गुणनखंड हम करेंगे तो हम देखते हैं 2 गुणे 4 कितना होता है हमारा, 2 गुणे 4 बराबर 8 होता है, और 2 धन 4 बराबर क्या होता है 6। इसका मतलब इस गुणनखंड को लिया जा सकता है। जब इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 धन 4 वाई धन 8 बराबर 0, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। वाई अगर हमने कॉमन किया तो y माइनस 2 माइनस 4 अगर कॉमन करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो दैट इम्प्लाइज y का मान कितना आया 2, और अगर हम यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं तो दैट इम्प्लाइज y बराबर कितना आया हमारा 4 आया। ठीक, तो y के मान हमारे निकल गए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बात किसकी आती है, तो इसके आगे अगर हम देखें तो बच्चों ने देखा यहाँ पे कि z का मान हमारा कितना आ गया 0, और y के हमारे 2 मान है। एक तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y बराबर 2 पहला मान, और अगला y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y का मान कितना आया 4 आया। ठीक, अब y के इन दोनों मानों से x के हमारे 2 मान आते हैं, तो अब हम उसको कैसे हल करेंगे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब y बराबर 1 से, तो समीकरण 1 हमारा था क्या, तो x धन y बराबर क्या था 6। ठीक, तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा x धन 2 बराबर 6, दैट इम्प्लाइज x बराबर 6 माइनस 2, और दैट इम्प्लाइज हो जाएगा हमारा x बराबर 4। तो ये हमारा x का कितना मान आ गया 4, कब, जब y का मान हमारा कितना था 2। ठीक, अब y का जब दूसरा मान रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जब y का मान हमारा कितना था 4, जब y बराबर 4 तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x धन y बराबर 6, दैट इम्प्लाइज x धन 4 बराबर 6, दैट इम्प्लाइज x बराबर 6 माइनस 4, दैट इम्प्लाइज x बराबर 2। ये तो हमने देखा कि जब ये y का मान 4 था तो x का मान 2 था, और जब y का मान 2 था तो x का मान क्या था 4 था, और z का मान हमारा क्या है 0 है। तो हम सीधे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसके जो मान हमारे आए x बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर 4 और z बराबर 0। या तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। तो ये हमारे क्या आ गए x y z के मान। तो बच्चों अगर अवयवों की समानता से संबंधित अगर कुछ प्रश्न आते हैं हमारे पास तो उसको हम इस विधि से जो है सरल कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर में, बहुत सिंपल होता है। उसमें हमें क्या करना रहता है कि अवयव हमें दिए जाते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया भी गया आपके, तो उसमें अवयव दिया जाएगा, उस अवयव में कुछ चीजें नॉर्मली पूछी जाती हैं, जो कि इससे पहले के वीडियो में डिफिनीशन के माध्यम से आप सबको बताई गई थी कि अगर कोई भी अवयव दिया गया है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं हम उसको सरलता से बता सकते हैं। तो जैसे एक अवयव आपको ऐसे प्रश्न में दिया जा सकता है, 2 हो गया, √3 हो गया, 4 5 6 7 9 0 3 5 √3, 3 के √5 कर सकते हैं इसको, और उसके बाद 9 कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये दिया गया है, इसका ऑर्डर हमारा क्या है, तो ध्यान से अगर देखें तो इसका ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 4 है। क्यों है, ध्यान से समझिए आप, क्योंकि पहला जो यहाँ पे लिखा जाता है सबसे पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है। हमने बताया था पंक्ति कैसे पहचान करेंगे, बाएं से दाएं। तो ये पहली पंक्ति हो जाएगी, दूसरी और ये तीसरी, तो ये हमारी हो गई 3 पंक्ति। स्तंभ कैसे हमने बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हमारे 4 क्या हो गए, स्तंभ हो गए। ठीक, तो सबसे पहला जो पूछता है पहला क्वेश्चन कि दिए गए अवयव की कोट बताइए, तो हम सिंपल बता देंगे दिए गए अवयव की कोट क्या है, 3 क्रॉस 4 है। और क्यों है हम ये भी बताएंगे, क्योंकि जो है किसी भी अवयव में सबसे पहले किसको लिखा जाता है, पंक्तियों की संख्या को,
फिर उसके बाद किसको लिखा जाता है, स्तंभों की संख्या को। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है किसी ने आव्यूह देकर कि बताइए कोटि क्या है, तो हम कोटि को आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या ही उस आव्यूह की क्या होती है, कोटि होती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है अवयवों की संख्या। क्या पूछता है, अवयवों की संख्या, मतलब अगर कोई आव्यूह दिया गया है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो ये भी बहुत सिंपल होता है, कोई भी आव्यूह अगर हमें दिया गया है तो उसकी जो कोटि होती है उनका अगर हम गुणनफल ज्ञात कर लें तो वही क्या आ जाएगी, आव्यूहों के अवयवों की संख्या। तो कोटि क्या है हमारी 3 × 4 तो 3 × 4 12, तो इसका मतलब कितने अवयव है इस आव्यूह में, हमारे 12 अवयव है। और दे भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब अवयवों की संख्या कितनी है आव्यूह में, तो 12 है। ठीक। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है नॉर्मली, जैसे तीसरा करके पूछ रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए A12 A13 या A32 या A34, ऐसे। तो ऐसे दे दिया कहेगा इनका मान जो है दिए गए आव्यूह में क्या है। ये भी हमारी क्या है, ये अवयवों के एक सिंबल है, और उस अवयवों के सिंबल के स्थान पर हम इनको दर्शाते हैं और इनके स्थान पे आव्यूह में कौन सी संख्या हमें दी गई है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं कैसे, A12, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जो संख्या है वही A12 की क्या होगी, बराबर होगी। तो देखेंगे पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, दूसरा, तो पहला छोड़ देंगे दूसरा ये, तो ये A12 का मान कितना आ गया, √3, ये हमारा आ गया ये अवयव का मान। अगला हमारा क्या दिया गया है, A13, तो A13 का मतलब हो जाएगा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा हमारा क्या है, जो कि 4। ठीक। अगला A32 का मतलब हो जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्या है, A34 का मतलब हो जाएगा तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, चौथा, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, तो कितना हमारा है, 9। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए आव्यूह दिए गए हैं तो उनकी